तो डेटा टाइप देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा बहुत देखा था, ज़्यादा नहीं डीप पे, तो थोड़ा सा डीप पे चले जाते हैं डेटा टाइप का क्या है। तो यहाँ पे यदि पर्सन कोई नाम का डेटा टेबल बना है या इसके अंदर पर्सन नाम का, तो ये पर्सन नाम का है, तो इसको हम पहले ड्रॉप कर देंगे, पता है ड्रॉप कॉमा एग्जीक्यूट। एक नया हमने क्रिएट किया, इसमें ये डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर हो गया, जैसे वर्कर हो गया 255, वर्कर 255, जो कि हमने पहले देखा था। डेट टाइम हो गया, फीट हो गया, ये सारे क्या है डेटा टाइप है। और इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, जिससे रेफर कर सकते हैं कैसे कौन कितना करेक्टर देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। और इसके बाद से जो भी हमारा टेबल क्रिएट हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है, तो वैल्यू भी इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, आईडी इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी रेंज कितना है, इंटीजर जो हमने लिया है, तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कितना, तो इसका एक बार देखना पड़ेगा कितना है। तो यहाँ पे डेटा टाइप है कि ये बिग इंटीजर है और इंटीजर है, तो इसकी जो रेंज है ये स्टार्ट हो रहा है 21,47, 2147 -2 प्लस होता है यहाँ पे। आई थिंक मिलियन बिलियंस में आई थिंक वैल्यू है, तो इस रेंज में ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो हम एंटर कर रहे हैं इस रेंज में ये प्लस है, तो प्लस का भी रेंज यही है। देखते हैं कितने डिजिट इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट इसमें है। और इसमें यदि काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, तो इसमें अवॉइड करेंगे, चेक करते हैं इंसर्ट करके। कन्वर्जन फेल्ड, कन्वर्टिंग वर्कर वैल्यूज टू डेटा टाइप बिट। तो यहाँ पे बिट जो है ये ट्रू और फॉल्स में ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। यदि हम देखते हैं डेटा टाइप में, तो बिट यहाँ पे कंट्रोल एफ करके PIT, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। क्योंकि ट्रू और फॉल्स या 1 या 0 में ही एक्सेप्ट करेगा, यस या नो में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अच्छा। कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू यस टू डेटा टाइप। क्योंकि इस तरह का एरर बहुत आता है, जब भी हम कई बार इंसर्ट करते हैं तो ये समझ में नहीं आता क्या करना है। तो डेटा टाइप के एरर ज़्यादा ही आता है मोस्टली, जब भी हम क्वेरी बनाते हैं, लॉन्ग क्वेरी इंसर्ट करते हैं, तो इसके जगह हम या तो ट्रू कर देंगे या तो फॉल्स कर देंगे, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। अब इसको इंसर्ट करते हैं, इसमें भी कुछ 1 कर देते हैं। इसमें जो दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो ये पूरा कैपिटल में है, वैसे तो केस सेंसिटिव होता है, इसमें नॉन केस सेंसिटिव होता है। और एसक्यूएल में चाहे अपर लिखो चाहे लोअर लिखो, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया ये वाला। अब सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पर्सन, तो ये जो डेटा हमें इंसर्ट किया था टेबल में यहाँ पे ये वाला है। इसके बाद से हमारा है गेट डेट। तो गेट डेट क्या होता है, एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है हमारा करंट डेट एंड टाइम। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रिटर्न किया करंट डेट एंड टाइम, यानी 21 नवंबर 11 मंथ 2020 ईयर। और अभी जो टाइम है हमारे पास ये सेकेंड मिली सेकेंड में लिखा है। फिर से न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होता है, एक हमारा बिग इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, स्मॉल इंटीजर, टीनी इंटीजर।
तो यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप में। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। न्यूमेरिकल में बिग इंटीजर, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, टीनी इंटीजर, ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर आ जाएंगे। तो इसको कवर करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप ये हो गया। फिर से बुलियन, ये हमारा बिट हो गया, जो कि ट्रू और फॉल्स या 1 या 0 में एक्सेप्ट करेगा। और प्राइसेस, अमाउंट, सैलरी डेटा टाइप, इस तरह का जो भी हमारा यदि डेटा होता है तो उसको हम मनी या स्मॉल मनी में डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। जैसे डेसिमल से रिलेटेड कोई कॉलम बनाना है तो उसके लिए हमें डेसिमल, पी से हो गया प्रिसीजन, एस से हो गया स्केल, और न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक पी से स्केल, पी से प्रिसीजन और एस से स्केल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये हमारा एक तरह से वैल्यू है। तो प्रिसीजन क्या होगा? द टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट इन द गिवन वैल्यू एट एज पर द एबव एग्जांपल, यानी होल जो हमारा डिजिट है वो हमारा प्रिसीजन हो जाएगा। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 है तो डेसिमल को छोड़ के जो हमारा वैल्यू है केवल डिजिट वाला, उसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं। और स्केल होता है जो डेसिमल के बाद। तो कह रहा है स्केल द टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी 4 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, ये होगा। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। क्योंकि एसक्यूएल में क्या होता है कि हम नॉर्मली ऐसे टाइप करके यदि हम रन कराएंगे तो एरर आएगा। तो इसीलिए इसको हमें सेलेक्ट हमेशा लगाना पड़ेगा। जो भी वैल्यू हमें डिस्प्ले करना होता है तो उसके आगे सेलेक्ट लगा के हम डिस्प्ले करते हैं, या तो प्रिंट लगा के करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट, ये कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है एज ए डेसिमल, और इसको 10,2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 हमारा रहेगा डेसिमल से पहले वाला डिजिट, और 2 क्या होगा? टू डेसिमल। जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं ना कहीं भी, इस एक्सेल में भी फॉर्मेटिंग करते हैं, कितना डेसिमल पॉइंट होना चाहिए आफ्टर, इसमें कितना डेसिमल पॉइंट ये रहना चाहिए। तो इस तरीके से एक तरह से डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कह रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन कॉस्ट एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हमने दिया यहाँ पे वो रिटर्न करेगा डेसिमल में, और 10,2 तरीके से ये रिटर्न करेगा ये वाला। तो एक बार इसको रन कराते हैं यहाँ पे। ये रन करा, ये हो जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, 4 5, उसके बाद इसको रन कराते हैं। कह रहा है कि अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर, क्योंकि डेसिमल का जो रेंज है ना ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो इसको और कम करके। कैसे डेसिमल से पहले 10 तो आ नहीं रहा आपके, डेसिमल से पहले 10 बाद में 2। ये डेसिमल, ये प्रिसीजन क्या हो गया ना, ये 10 हो गया, प्रिसीजन और अच्छा, स्केल, प्रिसीजन और स्केल। तो प्रिसीजन का ओके, मतलब यहाँ पे हो गया पूरा पूरा है। होल वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, काउंट ही कर लेते हैं। 1 2 3 10 है, 10 है। 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना वैल्यू यहाँ। तो ये कह रहा है कि हमारा पूरा वैल्यू कोई भी रहेगा वो 10 रहेगा, और डेसिमल पॉइंट 2 रहेगा। यहाँ पे इसको एक तरह से हम कॉस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कर दिया 5 और डेसिमल के बाद, तो ये 10 ही कंसिडर करेगा। यदि मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे 10, क्योंकि 2.4 हो गया ना यहाँ पे। 5 को एक जैसे कि एबव है तो 1 कंसिडर करके इसमें ऐड कर दिया। एक तरह से एक फॉर्मेटिंग हो गया यहाँ पे कि हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक की चाहिए। यदि यहाँ पे कितना भी लिखा हो तो क्या करेगा? 2 डेसिमल पॉइंट तक ही रखेगा। और अगर डेसिमल से पहले ज्यादा होता, 8 के बाद होता 5, तो एरर आ जाता। यदि इसका रेंज देखना पड़ेगा कि डेसिमल का कितना रेंज है। अभी मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस केस में भी यदि रेंज इसके अंडर आ रहा है तो ये कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कह रहा है कि अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर कन्वर्टिंग द न्यूमेरिक टू डेटा टाइप न्यूमेरिक।
तो यहाँ पे एक बार डेसिमल वाला देखना पड़ेगा कितना डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डेटा टाइप में क्या है डेसिमल का? 10⁻38 डिफॉल्ट रेटिंग। तो 10⁻38 इसका मतलब कि ये ज्यादा होगा। यानी 38 जीरो इसके आगे लगेगा एस्टिमेट को। तो वैसे तो हमारा 10 ही है। वैसे कोई इसका ओवरफ्लो नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि ये वाला फॉर्मेटिंग यानी होना चाहिए, ये जो हमारा 10 और कॉमा 2 का है, इस वाला फॉर्मेट में होना चाहिए तो जाके ये डेसिमल करे, क्योंकि यहाँ तो ये ज्यादा हो जा रहा है ना यहाँ पे। प्रिसिशन हम्म। डिफरेंट 9 तो 11 हो गया। यहाँ पे हमारा 5 है और 2 है, तो ये 3 हो गया और ये 2 5, ये 2 डेसिमल पॉइंट के आगे। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए तो जाके ये आएगा, नहीं तो ओवरफ्लो आएगा। अब इसके बाद डेसिमल कितना भी आगे लिखो तो उसके अकॉर्डिंग ये कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा यहाँ तक। फिर से यहाँ पे हम वेरिएबल जिसे डिक्लेयर करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एसक्यूएल में हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे डिक्लेयर 8 लगाते हैं यहाँ पे, 8 इनपुट डेटा। एक तरह से क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। वो किस टाइप का डिक्लेयर कर रहा है, डेसिमल टाइप का, यानी 10,2। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, केवल डेसिमल नंबर एक्सेप्ट करेगा 10,2 की फॉर्मेट। तो उसके बाद से उसमें असाइन करने के लिए सेट लगाएंगे। उसके बाद से एट द रेट ऑफ इनपुट डेटा, और जो भी वैल्यू है इसमें हमने इसको असाइन कर दिया। अब फिर से इसको डिस्प्ले कर देंगे। हम केवल इसको रन कराएंगे तो एरर आएगा, तो हमें पूरा होल हमें सेलेक्ट करके रन कराना पड़ेगा तो जाके वैल्यू आएगी। अदरवाइज केवल सिंगल कराएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आगे अब जैसे मान लो कि मैं केवल ये वाला रन करा रहा हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि क्या डिक्लेयर है। इसको भी कराऊंगा तो भी एरर आएगा, तो इसको साथ में पूरा सेलेक्ट करने के बाद ही इसको रन कराना पड़ेगा। यहाँ तो आगे तो डिक्लेयर एट द रेट ऑफ इनपुट डेटा डेसिमल 10.2 फिर से सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इनपुट डेटा इसको दोबारा कंट्रोल एस। फिर से डेटा रिलेटेड डेटा टाइप, तो सिलेक्ट गेट डेट, ये करंट डेट आ गया यहाँ पे। अब इसको हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल में, तो डेटा टाइप एट द रेट ऑफ इनपुट डेट, और ये किस टाइप का ये वेरिएबल है, डेट टाइप का वेरिएबल है। फिर से इसमें असाइन करना है करंट डेट, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा गेट डेट। और फिर से इसको हमें क्या करना है, देखना है कि वैल्यू क्या स्टोर है। तो यहाँ पे ये आ गया डेट में, गेट डेट का। क्योंकि डेट वाले यदि हम देखते हैं डेटा टाइप, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कंट्रोल है डेट, तो इस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। फ्लोट यहाँ पे डेट हो गया, तो यहाँ पे डेट वाला में देखा है तो 3 बाइट है, तो ये केवल इस फॉर्मेट में लेके आ रहा है। तो ये पहले वाई 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 आ रहा है, फिर से एम आ रहा है, फिर से डी डी आ रहा है। तो गेट डेट में क्या आ रहा था यहाँ पे, ये पूरा टाइम के साथ आ रहा था, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है बस उसी को ही ये ले रहा है। यदि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा, पूरा एक तरह से टाइम के साथ आएगा, टाइम सेकेंड मिली सेकेंड। तो जो हमारा डेट वाला जो डेटा टाइप है बस वही रिटर्न करेगा, क्योंकि उसी के फॉर्मेट में ये स्टोर किया है। और गेट डेट क्या है, ये टाइम और सेकेंड के साथ आ रहा है, लेकिन जो हमारा डेट है वो डेटा टाइप है, और ये एक्सेप्ट करेगा, केवल वो स्टोर करेगा वाई 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 एम एम डी डी टी। फिर से टाइम है, तो टाइम जो भी टाइम का जो भी डेटा टाइप है
तो उसी में ही वो स्टोर करेगा टाइम का। तो यहाँ पे टाइम है और पी का मतलब प्रिसीजन, तो इस फॉर्मेट में टाइम स्टोर करेगा यहाँ पे। और डेट टाइम में देखा जाए तो इसमें डेट टाइम में इस तरीके से पूरा मिली सेकेंड तक जा रहा है, और टाइम में क्या कर रहा है, पूरा ये मिली सेकेंड तक जा रहा है, नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया द रेट ऑफ इनपुट टाइम, गेट डेट वाला केवल टाइम वाला स्पेसिफिक जो वैल्यू है इसमें स्टोर किया और इसको डिस्प्ले कर दिया, और गेट टाइम यहाँ पे ये ये हमारा गेट डेट का था, तो जो कि ये हमारा डेट हो गया यहाँ तक। और ये जो हमारा है क्लियर, तो ये जो हमारा पार्ट है यहाँ तक, ये हमारा हो गया डेट, और ये हमारा टाइम हो गया, यानी ये हो गया हमारा आवर्स, और ये हमारा मिनट हो गया, और ये सेकेंड हो गया, और ये हमारा मिली सेकेंड हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ। तो इस तरीके से सारे कंबाइंड इसमें है। तो जो हम डेट पे जो असाइन करेंगे वहाँ पे केवल टाइम ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो टाइम वही जो हमारा है, जैसे कि ये 7 और 5 ये जो हमारा आवर्स मिनट हो गया, बस उसी को ही क्या करेगा, फिर स्टोर करेगा यहाँ पे। तो इसको ये हो गया डेट टाइम का मतलब कि ये इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, वाई वाई एम एम में डिक्लेयर, फिर से इसको हमने स्टोर कर दिया, और ये हमारा रन हो गया। तो उसी फॉर्मेट में सेम स्टोर करेगा डेटा टाइप। और डेट टाइम टू हो गया, तो डिक्लेयर इनपुट डेट टाइम टू, डेट टाइम टू। तो यहाँ पे डेट टाइम टू हम देख सकते हैं इसकी रेंज कैसे स्टोर करेगा। यहाँ पे लिखा है डेट टाइम टू, तो ये वाला इसका फॉर्मेट है। तो इस तरीके से लेके यहाँ से लेकर के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये वाला इस रेंज में स्टोर होगा। तो डेट टाइम टू, और इसको हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल एज डेट टाइम टू फॉर्मेट में, फिर से इसमें स्टोर किया गेट डेट को, और फिर से इसको डिस्प्ले किया, और साथ में हमने डिस्प्ले किया गेट डेट इन बिल्ड फंक्शन को। इसको डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पे आके, और ये यहाँ पे आ गया। तो पहला वाला जो हमारा है डेट टाइम टू डेटा टाइप है, तो इसमें देखोगे तो ये बहुत चला जा रहा है, मिली सेकेंड नैनो सेकेंड तक चला जा रहा है ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल मिली सेकेंड तक ही जा रहा है। और फिर से स्मॉल डेट टाइम जो भी रेंज है स्मॉल डेट टाइम का, यहाँ पे ये जो रेंज है बस उसी के रेंज में क्या करेगा, स्टोर करेगा यहाँ पे स्मॉल डेट टाइम का। और फिर से यहाँ पे मेरे स्मॉल डेट टाइम ये आ जाए, फिर से डेट टाइम ऑफसेट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जोन जोन में भी ये स्टोर करता है। तो यहाँ पे डेट टाइम ऑफसेट, तो ये इसका रेंज है यूटीसी, चाहे हमारा जो भी हमारा टाइम जोन होता है तो उसके अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। तो ये यहाँ पे टाइम जोन के साथ ये डिस्प्ले कर रहा है, बस 00 ये वाला टाइम जोन था। तो ये मैं डेट टाइम में देखता हूँ यहाँ पे। वैसे सिस्टम में जो टाइम जोन आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब फिर से अभी तो हमने न्यूमेरिक देखा था, और फिर से स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि करेक्टर हो गया, वार्कर हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब स्ट्रिंग आता है, यानी टेक्स्ट में, यानी जो भी स्टोर करेगा ये टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करेगा।
जैसे करेक्टर है तो यूज टू स्टोर द इंडिविजुअल करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर स्टोर करेगा जितना करेक्टर हम स्पेसिफाई करेंगे। फिर से वार्कर यूज टू स्टोर द वर्ड, वर्ड को स्टोर करता है। टेक्स्ट यूज टू स्टोर द पैराग्राफ और कमेंट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखते हैं, क्रिएट द टेबल फर्स्ट नेम करेक्टर 10। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया एक टेबल, फर्स्ट टेबल, और इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल इंडिया, इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल श्रीलंका। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया। फिर से एक और टेबल क्रिएट किया जो कि क्रिएट टेबल लास्ट टेबल और लास्ट नेम वार्कर 10। तो एक तो पहले हमने टेबल क्रिएट किया जो कि फर्स्ट नेम था, जिसमें हमारा करेक्टर वाला हमने डेटा टाइप डिफाइन किया। सेकेंड लास्ट नेम है और लास्ट टेबल है, तो इसमें हमने वार्कर डिफाइन किया। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो इसको इंसर्ट, इसको क्रिएट किया और इसमें हमने वैल्यू भी इंसर्ट कर दिया। अब दोनों को डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे दोनों को डिस्प्ले कर रहे हैं तो दोनों सेम ही है। जैसे फर्स्ट नेम में कॉलम में हमने इंडिया और श्रीलंका किया, लास्ट नेम कॉलम में इंडिया और श्रीलंका किया। तो फर्स्ट वाला जो डिस्प्ले कर रहा है ये हमारा करेक्टर वाला है डेटा टाइप, और सेकेंड वाला जो है हमारा वार्कर टाइप है। यानी दोनों को चेक किया जाए कि कौन सा कितना स्पेस इस तरह से ऑक्युपाइड किया है, मेमोरी कितना ऑक्युपाइड किया है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा सेलेक्ट फर्स्ट नेम और कॉमा लेन। लेन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि फर्स्ट नेम में जितने भी करेक्टर है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर सब करेक्टर कितने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नेम में इंडिया है तो इंडिया कितने करेक्टर का है, तो 5 करेक्टर का है। तो ये क्या करेगा, 5 करेक्टर को रिटर्न करेगा एज ए कॉलम नेम डेट लेंथ के, डेट लेंथ देगा कॉलम नेम और रिटर्न करेगा जो भी ये हमारा फर्स्ट नेम में जितना नंबर सब करेक्टर है। फिर से डेट लेंथ एक ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, और फर्स्ट नेम में ये क्या करेगा, टोटल लेंथ एक तरह से स्पेस कितना है यहाँ पे, यानी डेटा टाइप में कितना हमने स्पेस लिया तो उसको रिटर्न करता। यानी करेक्टर हमने लिया था ना 10 यहाँ पे, तो टोटल स्पेस, टोटल लेंथ यहाँ पे बता रहा है स्पेस यूज, कितना स्पेस यूज हुआ है, कैसे स्पेस यूज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। सेम क्वेरी यहाँ पे भी है, लास्ट नेम लेंथ कितना नंबर सब करेक्टर है, वैल्यू का एज ए डेट लेंथ, फिर से उस कितना स्पेसिफाइड किया है स्पेस लास्ट नेम। तो करेक्टर वाला जिसमें हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया था, इस वाले में ये स्पेस यूज हो रहा है 10 का, जबकि हमने वार्कर जो देखा था इसमें स्पेस उतना ही यूज हो रहा है जितना रिक्वायरमेंट है। यानी ये इंडिया जो 5 करेक्टर का है, श्रीलंका 8 का है, लेकिन हमने 10 स्पेसिफाइड किया था, लेकिन मेमोरी में केवल 5 ही स्पेस यूज हुआ है और बाकी सबको रिलीज कर दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ये डायनेमिकली वर्क कर रहा है, जितना हम जैसे हमने डिक्लेयर तो कर दिया 10 वार्कर का, लेकिन जितना यूज है बस उतना ही ऑक्युपाइड करता है मेमोरी। लेकिन करेक्टर वाले के केस में ये पूरा होल ऑक्युपाइड करता है मेमोरी। तो इसीलिए करेक्टर हमें लगता है कि वो लेंथ जो है, जो भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो लेंथ एकदम फिक्स है, तो हम करेक्टर वहाँ पे यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा वार्कर यूज करते हैं। इसीलिए हम वार्कर ज़्यादा मोस्टली अब देखोगे तो वार्कर ही यूज होता है यहाँ पे। ये समझ में आया? हम्म। अब इसके बाद से डिक्लेयर एट द टाइम str वार्कर 30। तो अब ये जो हमारा डिक्लेयर डेटा टाइप है, ये हमने डिक्लेयर किया है कि वार्कर 30 है। एक तरह से वार्कर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया इस वेरिएबल को, और इसमें हमने डिक्लेयर द टाइम किया दूसरा वेरिएबल, और इसमें किया डेट टाइम ऑफसेट 0 और एट द रेट ऑफ डेट टाइम str। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं वार्कर टाइप का। तो जो वार्कर है वो स्ट्रिंग टाइप लेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमने एक डेट दे दिया जो भी है यहाँ पे। और फिर से इस वाले जो वैल्यू को जो ये होल्ड किया है, ये वाला वेरिएबल, तो इसमें ये होल्ड होल्ड कर रखा है, तो इसको हमने फिर से टाइम वाला में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टाइम और डेट ऑफसेट 0, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद से और इसको इसको हमें सेलेक्ट करके चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रहा है। सेलेक्ट
@time, ये यहाँ पे की वैल्यू आ रहा है 2015 जो था इसको, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक तरह से ये वैल्यू को स्टोर कर लिया टाइम के फॉर्मेट में, यानी डेट टाइम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। यहाँ पे टाइम str यहाँ पे, नहीं तो कई बार होता है ना कि कन्वर्जन फेल्ड, क्योंकि हमने बार कर लिया और टाइम में जा रहे हैं, तो इस केस में तो हमारा फेल्ड हो जाता है क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इस वाले में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है। तो एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्सन। तो एक तो एसक्यूएल अपने आप कर देता है, एक नहीं हो पाता है तो वहाँ पे एरर आ जाता है, तो मैनुअली हमें वो कॉस्ट करना पड़ता है उसके लिए। और यहाँ पे हमने कुछ ये बना है, सेलेक्ट डेट पार्ट ईयर टाइम एज ए ईयर। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो एट ऑफ टाइम है, ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें से ये क्या कर रहा है, एक तरह से फॉर्मेटिंग कर रहा है, क्योंकि ईयर वाले पार्ट को क्या कर रहा है यहाँ से निकाल दे रहा है, यानी 2015 है तो ईयर वाला पार्ट निकल जाएगा। डेट पार्ट, एक डेट पार्ट क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि एक तरह से फॉर्मेटिंग का यूज होता है। यहाँ पे हमने लिखा डेट पार्ट, और यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे एक फॉर्मेट वाला रहेगा कि जैसे ईयर के फॉर्मेट में हमें लेना है कि किस फॉर्मेट में लेना है। तो यहाँ पे year और कॉमा, और जो वैल्यू को हमें फॉर्मेट करना है, यानी हमारा जो डेट टाइम के फॉर्मेट में वैल्यू होगा, तो कौन से पार्ट में हमें फॉर्मेटिंग करना है, तो इसके लिए है। अभी डेट टाइम का जब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में तो वहाँ पे डिटेल रहेगा। तो यहाँ पे बस यही है कि हमें कौन सा फॉर्मेटिंग लेना है, जैसे कि डेट पार्ट में ईयर वाला हमें निकालना है, यहाँ से ईयर वाले, मंथ वाला पार्ट को निकालना है तो मंथ आ जाएगा, डे वाला पार्ट निकालना है, आवर्स वाला, मिनट वाला, सेकेंड वाला, और फिर से ये जो ऑफसेट वाला, ये टाइम जोन वाला, तो ये सारे पार्ट क्या करेगा, ये निकाल देगा डेट पार्ट इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट डिक्लेयर द कैलेंडर वेरिएबल एट द रेट। इसका मतलब ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो साथ में हमें पूरा रन कराना पड़ेगा यहाँ से लेकर के, क्योंकि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंसिडर नहीं करता। तो यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहले ये हमारा वैल्यू है। अब इस वैल्यू से हम एक एक पार्ट को एक तरह से निकाल रहे हैं। तो 2015 हमारा ईयर हो गया, मंथ हो गया 1, डेज हो गया, आवर्स हो गया, फिर से अब मिनट हो गया 20, फिर से सेकेंड हो गया, और फिर से माइनस 080 का ये टाइम जोन इसमें से निकाला। ये हमारा डेटा टाइप था। और नेक्स्ट अल्टर देख लेते हैं, उसके बाद टीसीएल कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। Alter command is generally used for change the structure of the table and database like, जैसे कि alter हमने बेसिकली प्रीवियस क्लास थोड़ा बहुत कवर किया था। तो alter बेसिकली इसका मेन टास्क ये है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, एक तरह से चेंजिंग करना। मान लो कि कुछ इन्हेंसमेंट, जैसे टेबल बना हुआ है, कुछ और पार्ट आया कि कुछ उसमें चेंज करना था, हम स्क्रैच लेवल से ना बना के हम उसको अल्टर करके जो भी एडिशनल हमें कॉलम या कांस्टेंट ऐड करना है हम कर सकते हैं। तो अल्टर बेसिकली मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग टेबल को। जैसे कि अल्टर कमांड से क्या कर सकते हैं, जैसे एडिंग कॉलम कर सकते हैं, रिमूविंग कॉलम कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, एडिंग रिमूविंग कांस्टेंट को भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं, एडिंग रिमूविंग इंडेक्सेस को भी कर सकते हैं। ये इतने पार्ट हम सारे कर सकते हैं। अब ये देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारे पास पर्सन टेबल में ये डेटा है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप डिलीट हो गया, फिर से हमने यहाँ पे नया क्रिएट किया। पर्सन आईडी इंटीजर, लास्ट नेम वार्कर, फर्स्ट नेम वार्कर, सैलरी मनी, डेट ऑफ बर्थ डेट, ये हो गया। अब कह रहा है रिमूविंग द टेबल व्हेन बोथ टेबल इज एम्प्टी, टेबल विद डेटा।
तो यहाँ पे दो कंडीशन से हमें वर्क करना है। एक ये होगा जो कि रीनेमिंग टेबल करना है व्हेन बोथ टेबल इज एम्प्टी, यानी जो टेबल है वो उसमें कोई डेटा नहीं है तो उसको हमें एक तरह से रीनेम करना है। और एक जो डेटा यानी टेबल के साथ डेटा है तो उसको रीनेम करना है। तो कैसे होगा, जैसे कि ये वाला जो है इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस वाले टेबल में। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल पर्सन, इसको हमने रीनेम नहीं किया तो यहाँ पे यार ऐसे यहाँ पे हम इस टेबल में कोई अगर अभी डेटा नहीं है करंट में, तो अब इसको हमें क्या करना है, रीनेम करना है इस टेबल को, नेम को। तो इसके लिए हमारा आता है sp_रीनेम। sp का मतलब स्टोर प्रोसीजर, ये इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं sp_रीनेम। तो एक हमारा कमांड हो गया, एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन हो गया जो कि ये रीनेम करेगा यहाँ पे। तो जो हमारा ओल्ड वाला जो हमारा टेबल नेम था उसको यहाँ पे देंगे, जो न्यू हमें करना है इसको रीनेम जो करना है यहाँ पे देंगे दूसरे वाले पैरामीटर में टेबल पर्सन। तो ये क्या करेगा, इस वाले पर्सन को रीनेम कर देगा इस वाले पर्सन टेबल। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, रीनेम हो गया। अब इस वाले पर्सन से करें तो ये रीनेम हो गया, तो ये एरर आएगा क्योंकि इसका नेम अब ये हो गया टेबल पर्सन। और यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया टेबल पर्सन, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सक्यूट करा दिया तो ये हो गया क्योंकि इसका नेम रीनेम हो गया टेबल का। इस रीनेमिंग द कॉलम व्हेन बोथ टेबल इज एम्प्टी, टेबल विद डेटा। तो यहाँ पे रीनेमिंग एग्जिस्टिंग कॉलम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन और st_rename और टेबल पर्सन डॉट डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार पर्सन, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ जो पहले था डीओबी को जगह हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, रीनेम किया कॉलम। हेलो, हेलो रुद्र, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बस रीनेम कर रहे हैं। इससे पहले हमने रीनेम जो किया था ना, टेबल का नाम रीनेम किया था, और यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं कॉलम नेम। तो वही सेम कमांड है, sp.rename, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम को रीनेम कर रहे हैं, जो कि पहले वाला कॉलम जो था हमारा डीओबी था। तो यहाँ पे टेबल पर्सन डॉट डीओबी करके है, तो इसको हमें रीनेम करना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम प्रेस किया है। इस अल्टर कमांड फॉर कॉलम व्हेन टेबल इज एम्प्टी। टेबल में कोई डेटा नहीं है तो हम कैसे मॉडिफाई करते हैं टेबल को, तो यहाँ पे अल्टर कमांड लिखेंगे, फिर से टेबल और टेबल पर्सन एड सीरियल नंबर इंटीजर। तो हमने एक ऐड कॉलम कर दिया, तो ये हमारा एक कॉलम ऐड हो गया। फिर से इसको हमने डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखना है तो sp_help, ये हमारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, कौन सा डेटा टाइप किस कॉलम पे है, क्या है, सारी चीजें यहाँ पे है। फिर से हमें अल्टर टेबल, टेबल पर्सन ईमेल हो गया, फिर से
सीओ कम्युनिकेशन हो गया, हायर डेट हो गया, तो ये सारी चीजें हम अल्टर कमांड कॉलम। करके हम यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे ही गो थ्रू कर दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं है। हम्म, हम्म। और इसके बाद ड्रॉपिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम, तो अल्टर टेबल टेबल पर्सन, जैसे हमने एड लिख रहे थे, यहाँ पे ड्रॉप लिखना है। बस एक यही माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉलम लिखने पर के जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई कॉलम नहीं लिख रहे हैं। बस ड्रॉपिंग के केस में हमें कॉलम लिखना पड़ रहा है, और जो भी हमें ड्रॉप करना है कॉलम का नाम दे देंगे, तो ये ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये ड्रॉप कर दिया यहाँ पे हमारा, ये ड्रॉप कर दिया, जो कॉलम सीरियल नंबर था वो ड्रॉप कर दिया। फिर से टेबल की प्रॉपर्टी जानना है तो एसपी अंडरस्कोर है, और ड्रॉप सारे कॉलम करना है तो वही ड्रॉप कॉलम कर देंगे तो हो जाएगा। फिर से अल्टर कमांड पर कॉलम व्हेन टेबल विद डेटा। अभी इससे पहले हमने वर्क जो कर रहे थे वो एम्प्टी टेबल पे करते हैं, यानी उसमें कोई डेटा नहीं था। जब हमारे पास डेटा होता है तो हम करते हैं क्या होगा, तो ये हमारे पास ये टेबल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इंसर्ट कर रहे हैं इसने रिकॉर्ड। इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले किया रिकॉर्ड, ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें एडिंग द न्यू कॉलम, हमने एक नया कॉलम ऐड किया, हमें पता ही है अल्टर कमांड यूज कर कैसे करते हैं। ऐड हो गया, अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, नल नल करके आ जाएगा यहाँ पे। और फिर से अल्टर टेबल टेबल पर्सन ऐड ईमेल, फिर से ये सारी चीजें। तो जो हमारा एम्प्टी टेबल था उसमें कोई नल नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास जैसे ही डेटा एग्जिस्टिंग डेटा है टेबल में, तो उस केस में क्या आ रहा है, पूरा नल आ जाए। इसके प्रॉपर्टी से आगे क्या क्या था, इसमें फैमिली की क्या था, हम देख सकते हैं कि अभी डेटा कैसे दिख रहा है जब हमने ऐड किया। जितने भी हमने कॉलम ऐड किया सब में क्या हो गया, नल नल आ गया यहाँ पे। तो इस केस में जब भी डेटा एग्जिस्ट होता है, जो भी हम कॉलम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मेक श्योर दैट कि वो नल नल ही आएगा। तो इससे पहले डेटा ऐड कर, डेटा यदि इम्पटी है किसी भी टेबल में तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो वो नल नहीं आएगा। बस यहाँ पे ये है टेबल के साथ। नेक्स्ट वाला सिनारियो देख लेते हैं। ड्रॉप कर दिया, जैसे इसको क्रिएट कर दिया। अल्टर कमांड फॉर डेटा टाइप चेंज व्हेन टेबल इज एम्प्टी। तो अब टेबल हमारे पास कोई डेटा नहीं है यदि देखा जाए तो इसमें, और इसमें हमें अल्टर टेबल पर्सन अल्टर कॉलम पर्सन आईडी। अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। जैसे इंटीजर है तो हम वार्कर कर रहे हैं, तो इससे पहले हमारा पर्सन आईडी में क्या था, इंटीजर था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटीजर को वार्कर में चेंज कर रहे हैं, डेटा टाइप अल्टर कमांड यूज कर, अल्टर टेबल टेबल पर्सन, फिर से अल्टर कॉलम पर्सन आईडी। और इंटीजर था तो इसको वार्कर कर दिया, फिर से यहाँ पे वार्कर था तो ये इंटीजर हो गया। और यहाँ पे मनी था तो हमने वार्कर कर रहे हैं, यहाँ पे डेट था तो हमने वार्कर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है। तो एक बार देखते हैं कहाँ एरर आएगा। इसको हमने एक्सक्यूट करा, यहाँ पे वार्कर था तो इसको हमने इंटीजर किया, देखते हैं। लास्ट नेम वर्कर, इसलिए नहीं आ रहा नहीं क्योंकि हमारे इंटीजर। पास डेटा नहीं है ना, इसमें यदि डेटा रहता ना तो प्रॉब्लम अच्छा होती अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो कहने मतलब हम्म, अल्टर कमांड फॉर डेटा टाइप चेंज व्हेन टेबल इज एम्प्टी। अभी टेबल में कोई डेटा नहीं है तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। हम्म, तो ये सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी केस को जब हमारे पास टेबल में डेटा हो तो एरर आएगा। तो अभी तो एरर कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसफुली हो गया। अब हम चेक करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी चेक करना है, तो ये प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें चेंज दिखाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए पहले इंटीजर था तो वार्कर आ गया, तो यहाँ पे वार्कर था तो इंटीजर हो गया। फिर से यहाँ पे फर्स्ट नेम तो वार्कर यानी मनी था। तो ये सारे डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जब इम्पटी टेबल हो तो। अब दूसरा सिनारियो, व्हेन टेबल इज इम्पटी एनी टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इज पॉसिबल बिटवीन द कॉलम डेटा टाइप, तो हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इम्पटी टेबल पर कैसे भी कर सकते हैं, सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन वही हमारे पास टेबल में यदि डेटा एग्जिस्ट होता है तो क्या होता है, ये हमने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड। अब इसको, और इसमें हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन, तो ये हमारे पास डेटा है। अब हम ट्राई कर रहे हैं चेंज करने के लिए वही सेम सेम कमांड, जैसे कि वार्कर इंटीजर था पर्सन आईडी तो हम वार्कर कर रहे हैं, यानी इंटीजर से वार्कर चेंज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। और यहाँ पे बैकवर्ड हो रहा है,
तो कह रहे हैं वर्कर से यदि हम इंटीजर कर रहे हैं नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड कन्वर्जन। वर्कर से मनी कर रहे हैं नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। वर्कर से डेट नॉट पॉसिबल, मनी से वर्कर पॉसिबल, डेट से वर्कर पॉसिबल। तो ये जो सिनारियो है उसमें नहीं पॉसिबल। तो ये वाला जो करता हूँ वन बाई वन, फर्स्ट वाला को, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। सेकेंड वाला कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू आना टू द डेटा टाइप इंटीजर। क्योंकि ऑलरेडी इसमें वैल्यू है आना, तो इसको हम इंटीजर में नहीं कर सकते ना, तो ये बैकवर्ड हो गया कन्वर्जन। फिर से ये मनी है, और मनी को हम क्या कर रहे हैं, अब उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्क, सॉरी यहाँ पे मनी है तो वर्कर में हो रहा है, वर्कर टू मनी में नॉट पॉसिबल। यानी लास्ट नेम, यानी लास्ट नेम वर्कर है, इसको हम मनी में कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हमारा टैक्स है उसको तो हम उसमें नहीं कर सकते ना, नंबर में। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। फिर से यहाँ पे हमारा वर्कर था लेकिन हम इसको डेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल। ठीक है। ये वाला कैसे पॉसिबल है? कौन नीचे सा? वाला मनी टू वर्कर। ये सॉरी वाला, सॉरी, ये वाला तो हो जाएगा, ये लास्ट वाला लास्ट डेट। वाला डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य। यानी पहले इसमें क्या था, इसमें पहले लास्ट वाले में क्या था, डेट ऑफ बर्थ। यानी पहले इसको डेट था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्कर कर रहे हैं। तो वर्कर में तो हो जाएगा, डेट को हम वर्कर में कर सकते हैं, लेकिन मिली सेकेंड ये आ रहा है। डेट क्या करता है, वाई 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 एम 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 डी डी, क्योंकि हम उसको हम लिख सकते हैं अच्छा। ना, एक इन्वर्टेड कमा के अंदर लिख सकते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर, वो तो एक्सेप्ट ही कर लेता है डेट को भी। क्योंकि ओके, इसमें हमारा ठीक है। मिली सेकेंड नहीं जा रहा ना, जैसे कि टाइम भी नहीं जा रहा, बस ये डेट ले रहा है। तो डेट तो हम एक तरह से टेक्स्ट में भी लिखते हैं, क्योंकि हम्म। इसलिए से। अगर डेट में वो होता, स्लैश होता या हाइफन होता बीच तो में। इसीलिए हम वो करते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लेता है। यहाँ पे भी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हमें देखना है कि क्या क्या सारे चेंज हो गए थे इसके प्रॉपर्टीज में। एस पी अंडर स्कोर हेल्प टेबल पर्सन, तो ये जितने भी हमने किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गए। यहाँ इंटीजर से वार्कर किया था तो यहाँ पे वार्कर आ गया। यानी लास्ट नेम यहाँ पे वार्कर से इंटीजर किया था लास्ट नेम में, ये मैंने 2 बार कर दिया होगा तो इसलिए यहाँ पे आया, ऐसे इंटीजर हो गया। नहीं पॉसिबल नहीं था ना इसमें, नॉट पॉसिबल बिकॉज बैकवर्ड कन्वर्जन। तो ये इंटीजर पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए जो ऑलरेडी पहले से था वही वार्कर है यहाँ पे। फिर से फर्स्ट नेम में वही, क्योंकि नॉट पॉसिबल फर्स्ट, ये लास्ट नेम था मनी डेट, यानी फर्स्ट नेम, अभी फर्स्ट नेम इसमें है नहीं, जो ऑलरेडी पहले से था बस उसी को ही है। नहीं हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, जो ऑलरेडी पहले था फर्स्ट नेम वही था। सैलरी जो था वर्कर, तो यहाँ पे सैलरी मनी से हमने वर्कर कर दिया तो ये पॉसिबल था, तो ये आ गया। डेट ऑफ बर्थ वर्कर आ गया, यहाँ पे डेट था वर्कर, ये कन्वर्जन है। तो ये हमारा कुछ सिनारियो है जो कि जब भी हम कुछ अल्टरिंग करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है। ऐसे और भी सिनारियो देख लेते हैं। तो टेबल क्रिएट हो गया। अल्टर कमांड फॉर कॉलम साइज चेंज व्हेन टेबल इज एम्प्टी। यदि टेबल हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो उस केस में कॉलम साइज को यदि हमें एक तरह से मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पर्सन आईडी पहले क्या था, इंटीजर था, अब इसको हम बिग इंटीजर करते हैं। यहाँ पे इंटीजर है तो बिग इंटीजर का पॉसिबल। यहाँ पे स्मॉल इंटीजर, यानी बिग इंटीजर है तो स्मॉल इंटीजर कर रहे हैं तो भी पॉसिबल। वर्कर 20 था पहले, अब इसको हम वर्कर 40 यानी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो डेटा टाइप है उसकी साइज को हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे ये पहले वर्कर 20 था तो हम इसको इंक्रीज कर दे रहे हैं 40, फिर से 10, यहाँ पे पहले 40 था तो इसको हम 10 कर दे रहे हैं। यहाँ पे डेट टाइम था तो इसको हमने डेट कर, पहले जो डेट था इसको हमने डेट टाइम कर दिया। स्मॉल पहले डेट टाइम था तो इसको हमने स्मॉल डेट टाइम कर दिया। तो जब एम्प्टी टेबल हो, इसमें कोई डेटा ना हो, तो सारे हम कर सकते हैं। डेटा टाइप को हम इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं साइज को, तो ये पॉसिबल है सब में। सब कुछ हो गया और यहाँ पे कर सकते हैं।
अब वही सिनेरियो ये देखते हैं, जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल हो डेटा टाइप टेबल में, तो इस केस में क्या ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन, ये आ गया। अब इंसर्ट इनटू टेबल पर्सन वैल्यू, चलो इसको कर। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हमारा जो डेटा टाइप था पर्सन आईडी, ये इंटीजर था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटीजर कर रहे हैं, क्योंकि नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब हमारे पास डेटा है ना इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास डेटा है, लेकिन पहले इंटीजर था। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल इंटीजर में। इस स्मॉल इंटीजर को बिग इंटीजर, यानी हम डिक्रीज नहीं कर सकते लेकिन इंक्रीज कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा हो टेबल में, क्योंकि पर इंटीजर। इंटीजर, स्मॉल इंटीजर में वो तो 1 से 6 तक ही तो है, तो वो तो सब हो नहीं जाना चाहिए। लेकिन कन्वर्जन फेल लिखाएगा ना यहाँ पे, यदि मैं ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली, तो यहाँ पर लिखना अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर फॉर द डेटा टाइप स्मॉल इंटीजर वैल्यू 35,000। पर्सन आईडी में तो 1 से लेकर 6 तक ही नहीं है वैल्यू खाली। हाँ, यदि हम देखते हैं इसमें वैल्यू, हम्म, तो इसमें कितना है, एक अच्छा, ये ये 35,000 भी है। तो ठीक है, ठीक है। 35,000 जो है, ये मुझे हम्म लग रहा है कि स्मॉल इंटीजर जो ये हमारे पास डेटा टाइप है, यहाँ पे यदि देखते हैं इसकी रेंज कितना है स्मॉल इंटीजर का, ऊपर जा करके ये होगा ना स्मॉल इंटीजर, इसकी रेंज जो होता है 32,767 है, यानी प्लस है, और माइनस 32,768 है, तो ये क्या 35, हमने लिखा ना 35,000, लेकिन ये 32,000 है और वो 35,000 है, तो इसका मतलब कि स्मॉल इंटीजर का जो रेंज है वो 32,000 तक है, जबकि ऑलरेडी उसमें वैल्यू है 35,000 तक, तो ये उस केस में नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया ऊपर, हम्म उसमें तो ये 7 वाला 35,000 वाला है ही नहीं ना, जो सारा 6 सारा हम्म ग्रेगरी। लेकिन हम अलग से एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किए ना, अच्छा, 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 एक्स्ट्रा अच्छा, एक्स्ट्रा, ठीक ये है, तो हमने ऑलरेडी था ही, लेकिन 7 वाला रिकॉर्ड हमने 7 की ठीक जगह है, हमने ठीक है, 35,000 कर दिया। हाँ। तो यहाँ पे बिग इंटीजर, यानी ये वैल्यू को देखता है कि वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यदि एक्सेप्ट होती है वैल्यू, डेटा टाइप में फिट हो जाता है, तो उस केस में ये चेंज हो जाएगा, अदरवाइज फिर से ओवरफ्लो का एरर आएगा। तो यहाँ पे हम्म हमारे पास स्मॉल इंटीजर था, फिर से इसको बिग करते तो पॉसिबल है ये, क्योंकि पर्सन आईडी पे। हम्म फिर से यहाँ पे वर्कर 20 था, और हमने वर्कर 5 में लाना चाह रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि जो वर्कर 20 करेक्टर 5 करेक्टर, क्या कोई ऐसा भी कोई वैल्यू है जो कि 5 करेक्टर के इक्विवेलेंट है या इससे ज़्यादा है। तो अब देखो सारे, ये 3 ये 6 हो गया, ये ऐसे ही 6 करेक्टर हो गया, ये लास्ट नेम वाला है ना, तो लास्ट नेम वाला देखा जाए तो ये तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये वैसे ही हमारा 5 से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर से ये फिट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए या तो हमें देखना पड़ेगा इसके कितनी करेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर है, तो हमें यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, तो करेगा, लेकिन 5 में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी लेंथ ज़्यादा है करेक्टर का। तो इस केस में यदि मैं इसको अल्टर कर रहा हूँ तो एरर आएगा स्ट्रिंग बाइनरी। अब इसको मैं 8 करना चाह रहा हूँ, 8 करते हैं, क्योंकि 8 तक था ना वहाँ पे मैक्सिमम वाला, तो ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 8 लेंथ तक एक्सेप्ट करें, क्योंकि 8 लेंथ तक था ही उसमें। फिर से यहाँ पे लास्ट नेम में वर्कर 40 है, तो ये तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 8 है तो इसको 8 से 40 हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और फिर से इंसर्ट इनटू टेबल 1000, और एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं 1000। फिर से अल्टर टेबल स्मॉल डेट टाइम, तो स्मॉल डेट टाइम नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले जो हमारा डेटा टाइप था डेट टाइम था, और स्मॉल डेट टाइम में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका रिकॉर्ड कैसे दिख रहा है। यहाँ पे ये है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो ये आ रहा है YYMM DD में, DD के फॉर्मेट में। अब इसी डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो कॉलम है, इसको हम स्मॉल डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो स्मॉल डेट टाइम देखा जाए तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे डेट टाइम का
यहाँ पे है हमारा स्मॉल डेट टाइम। तो ये क्या ले रहा है, ये तो हमारा है ही है वाई वाई वाई, फिर से यहाँ पे ये आ गया हमारा यहाँ पे डी, और फिर से यहाँ पे आ जा रहा है एच का मतलब आवर, फिर से मिनट, यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि फिर से ये टाइम के साथ आना चाहिए था, लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसको मैं देखता हूँ, स्मॉल डेट इन टाइम। तो कह रहा था कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप टू स्मॉल डेट टाइम डेटा टाइप रिजल्टेड इज आउट ऑफ द रेंज वैल्यू, आउट ऑफ द रेंज वैल्यू, यानी 1900 से लेकर के ये हमारा 2079 है, लेकिन इसके बीच तो आ रहा है, लेकिन ये है कि ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और डेट जो हमारा है 1987 का ही है, ऐसा कुछ स्मॉल डेट है नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। फिर से इस वाले केस में क्या हो रहा है, डेट से हम डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। तो डेट टाइम में देखते हैं, तो डेट टाइम क्या है, ये हमारा रेंज है 1793, ये थ्रू 9 है 8 तो इस वाले केस डेट डेट और डेट टाइम में क्या डिफरेंस है? डेट टाइम में क्या एक्स्ट्रा है? एक पेज इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइम कहाँ जोन। पे बस टाइम का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे डेट टाइम है, तो डेट में क्या होता है कि बस वो डेट आता है, और डेट टाइम में क्या होता है कि टाइम के साथ आता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि डेट में क्या है तो आप देखोगे कि बस यही है, यानी कहने का मतलब कि ये केवल ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा। और इसमें क्या है, एक तरह से ईयर भी है, मंथ भी है, डे भी है, और उसके बाद से टाइम भी है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड। और यहाँ पे हमने जो लिया था डेट टाइम, ये 8 बाइट हो गया, और इससे पहले हमारा था डेट था 3 बाइट था, और इससे पहले ये, और हम इसमें कर रहे स्मॉल डेट टाइम में कर रहे थे 4 बाइट। ठीक है, और फिर से यहाँ पे स्मॉल मनी सैलरी है, मनी स्मॉल मनी नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा क्या है, वैल्यू क्या है, यानी यहाँ पे सैलरी वाले में देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना है। तो से ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि 7 लाख तक भी है। एक बार देखना पड़ेगा डेटा टाइप क्या है इसमें, क्योंकि मनी वाले में और स्मॉल मनी का रेंज क्या है। तो एक बार स्मॉल मनी का रेंज हम देख सकते हैं डेटा टाइप में। यहाँ पे स्मॉल मनी का रेंज जो है वैसे 10,4, तो इसका मतलब सैकड़ा, हजार, 10,00,000, लाख, इसका मतलब ये 2,14,748 है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, जबकि स्मॉल मनी का जो रेंज है वो फिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो ये मुझे लग रहा है 7 लाख तक भी जा रहा होगा। यहाँ पे कितने सारे जीरो है, इसी केस में फेल दिख रहा है। तो इसमें ये बस देखना है कि जो हमारा वैल्यू है और जो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेटा टाइप दूसरा, जैसे स्मॉलर डेटा टाइप, ये ऑलरेडी जो रेंज वैल्यू है ज़्यादा है, तो उस केस में फेल होगा, यानी कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, क्रिएट टेबल, अप्लाई द कांस्टेंट ऑन न्यू कॉलम व्हेन टेबल इज एम्प्टी। वैसे कांस्टेंट अप्लाई करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन, अल्टर टेबल पर्सन, एड सीरियल नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एक कांस्टेंट है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड सीरियल नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी, ऐसे पॉसिबल है। तो वैसे ये ऑटोमेटिक कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ये देखना है कि कांस्टेंट अप्लाई हुआ है कि नहीं, तो sp_help। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है, यहाँ पे आइडेंटिटी कांस्टेंट है, सीरियल नंबर कॉलम पे है, इनिशियल वैल्यू 1 है, इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, तो ये अप्लाई हो चुका है। फिर से दूसरा हमारा अप्लाई करना, अल्टर टेबल पर्सन एड ईमेल वार्कर नॉट नाउ, ये भी कांस्टेंट है।
तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मेन, यहाँ पे इंटेंसिव क्या है यहाँ पे लर्न करने की। जैसे हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी टेबल है, यदि कुछ भी मॉडिफाई करना हो, कई बार होता है कि चेंजिंग होने लगता है, हर चीज़ में चेंजिंग होता है, तो उस केस में बस सिंपल से कमांड चलाना है, वो सारे डेटा टाइप चाहे आपको कांस्टेंट मॉडिफाई करना हो तो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कमांड के थ्रू। तो इसमें जैसे कि नॉट नल हमें क्या करना है, कांस्टेंट को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है टेबल को ऐड करने के लिए, ये कर सकते हैं। तो वैसे एस पी अंडरस्कोर हेल्प करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि कांस्टेंट यहाँ पे आ गया ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे ईमेल था, ईमेल यहाँ पे था, और इसमें नॉट नल हो गया, नल लेवल, तो नो, यानी नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर से डिफ़ॉल्ट लगाना है, चाहे कांस्टेंट अल्टर टेबल पर्सन, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं कम्युनिकेशन डेसिमल 10, ये हो गया, और कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट नाम हो गया कांस्टेंट का, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया 100, ये भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कह रहा है कॉलम नेम इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक कम्युनिकेशन टेबल नेम। तो यहाँ पे हमने पहले इसको देखते हैं, ऑल्टर टेबल पर्सन डिफ़ॉल्ट 100, तो पहले तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड हो गया। तो देख ऑलरेडी है ये कॉलम, इसको हम्म, हटाना पड़ेगा। हम्म, तो हटाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहीं पे लिख देते हैं, ए एल टी आर अल्टर टेबल, टेबल पी आर एस ओ एन पर्सन डी आर ओ पी ड्रॉप सी ओ एल ई एम कॉलम, और यहाँ पर लिखते सी ओ एल। ये क्या कह रहा है कि डी अपन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉलम सी एम। ये हो गया, ये हमारा डेसिमल हो गया, और यहाँ पे नलेबल यस, यहाँ पे नल वैल्यू, कोई नहीं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉप करके इसे दोबारा बना सकते हैं। अब इसमें नॉट नल टेबल पर्सन ईमेल आईडी पे नॉट नल कांस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया। फिर से यहाँ पे अल्टर टेबल, ये हमने डिफॉल्ट वाला करते, कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट टेबल पर्सन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मुझे लग रहा है ना कि इसमें ग्रेड कम डेसिमल कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट टेबल पर्सन, ये हमने कौन सा टेबल बनाया था यहाँ पे, टेबल पर्सन तो है ये, पर्सन आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम सैलरी डेट ऑफ बर्थ, अल्टर टेबल सीरियल नंबर, ये हो गया, ईमेल, और यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल पर्सन एड कम्युनिकेशन डेसिमल 10 0 डिफॉल्ट 100। तो ये कह रहा है कि वैसे तो कॉलम के साथ हमने ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ये कह रहा है कि हमें कॉलम कोई ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करिए, तो हम कॉलम ऐड कर दे, अल्टर टेबल टेबल पर्सन यहाँ पे ऐड कॉलम, ऐड कर दे रहा हूँ, और इसका डेटा टाइप ये दे रहे हैं।
ये भैया टेबल ही नहीं एग्जिस्ट। ओके, तब इसमें देखते हैं, ये हमने कॉलम ऐड कर दिया, यानी CO वॉल्यूम। अब इसमें हमें डिफ़ॉल्ट ये करना है, इसमें एक तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 करना है यहाँ पे। तो कह रहे कॉलम नेम इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक, कॉलम नेम कम्युनिकेशन टेबल पर्सन इज स्पेसिफाइड मोर देन वंस। क्योंकि यही कमांड क्या करता है ना, फिर से कॉलम को ऐड करता है, फिर से इसको ये करेगा, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी ऐड है, तो इसको यदि ड्रॉप भी कर देते हैं ड्रॉप कॉलम कम्युनिकेशन। वो भी तो हटाना पड़ेगा डेसिमल, ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाना। ये ड्रॉप हो गया, और इसके बाद से क्योंकि इस कमांड में क्या हो रहा है ना कि कॉलम के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो ऑलरेडी वो इसलिए बोल रहा था। अब हो गया। अब फिर से मैं इसको अप्लाई करूंगा तो फिर से कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो फिर से इसको ड्रॉप करके या तो ये वाला सिनेरियो करें, और फिर से इसको मैं कर रहा हूँ तो फिर से कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए फिर से इसको ड्रॉप कर दो, तो वन टाइम में फिर से यहाँ पे ये कह रहा है अल्टर टेबल कॉलम फील्ड बिकॉज वन और मोर। अब क्या हो गया ना, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो गया, तो पहले तो कांस्टेंट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो या तो इस तरीके से एक ही बार कॉलम को ऐड करके और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर सकते हैं, या तो फिर से कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट को पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट नेम है। तो यहाँ से sp_help, यहाँ पे इसका कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट वाला जो है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑन कॉलम है, ये कांस्टेंट नेम है, तो इसको Ctrl+C ड्रॉप, और यहाँ पे कांस्टेंट नेम ये ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद से हम कॉलम को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जब कांस्टेंट लग जाता है ना तो ये सिंपल से हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ड्रॉप कॉलम COLUMN कॉलम, अब ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद से ये वाला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अल्टर टेबल, फिर से एड हायर डेट और यूनिक हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, यानी कॉलम ऐड करने के बाद फिर से कांस्टेंट भी इसके साथ हमने अप्लाई कर दिया अल्टर टेबल करके। फिर से इसको भी कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं कांस्टेंट का ये, और उसके बाद से किस कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं इसको। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉलम को ऐड कर दें, जैसे कि कॉलम को ऐड किया एग्जिस्टिंग टेबल में, हायर डेट कॉलम नेम हो गया और डेट टाइप हो गया, और फिर से यूनिक कांस्टेंट हमने हायर डेट पे लगा दिया। और इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, हम कांस्टेंट का नाम भी दे रहे हैं, कांस्टेंट ऐड हायर डेट, फिर से कांस्टेंट का यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और वही जो वैल्यू यूनिक हायर डेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसको किया तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम जनरेट करता है कांस्टेंट नेम को, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कांस्टेंट नेम को, तो ये एक तरह से एक रीडेबिलिटी आ जाती है इसमें, इस तरीके से कि इस तरह से डिलीट भी करना होता है। कैसे सिलेक्ट नेक्स्ट क्लास में देखें, बाकी काफी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा जो हो जाएगी। तो देख लेते हैं अभी कितना है नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास में ही होगा। उसके बाद से ये होम टास्क हो जाएगा अप्लाई द इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है जी।